नमस्कार दोस्तों। पड़ोसी बदल सकते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर किसी भी देश को, किसी भी इंसान को सोच समझ के चुनने चाहिए। पड़ोसी हम बदल सकते हैं, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो शिफ्ट कर सकते हैं, अपना मकान है कुछ चंद लाखों का लॉस लेकर के हम उस मकान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लाइफ पार्टनर चेंज करना पड़ गया, बिजनेस पार्टनर चेंज करना पड़ गया, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर और हमारे बिजनेस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ी मात्रा में पड़ता है। जी हाँ, एक लाइफ पार्टनर चुन करके हमने, हमारे भारत देश ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, जिसका खामियाजा हम लोग आज वर्तमान समय में 50% टैरिफ के रूप में भुगत रहे हैं। हमारे बाज़ार के तमाम व्यापारी इस समय सर पकड़े बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में 27 अगस्त के बाद से ले ऑफ स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि बेरोजगारी भारत के अंदर अब बढ़ने वाली है। लेकिन इस तमाम सिनारियों के बीच में एक ऐसा देश, एक भरोसेमंद पार्टनर हमारे सामने आकर के खड़ा हो चुका है। जी हाँ, वो आज क्वाइटली हमारी इकॉनमी में जान डालने के लिए तैयार बैठा है। वो देश कौन सा है? जी हाँ, वो देश है जापान। और पीएम मोदी जी की जापान की यात्रा इस बार काफ़ी हद तक बहुत बड़ी मात्रा में एक प्यारा सा रंग लेकर के आई है। हमारी आर्थिक मंदी के ऊपर इसने एक बहुत ही प्यारा सा इंद्रधनुष तैयार कर दिया है, जो हमारे लिए अब सेफ्टी वॉल बन चुका है। जी हाँ, वही जापान जिसने हमें डोरेमोन और शिनचैन दिए हैं, अब वही हमें देगा बुलेट ट्रेन और सेमी कंडक्टर चिप। और जापान ने ये अनाउंसमेंट किया है इस मुलाकात के बाद, और जापान ने साफ साफ ये कहा है कि आने वाले 10 सालों में जापान $68 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। क्योंकि तमाम जितनी भी मीटिंग होती है ना, जितनी भी यात्राएं होती है, जैसे ट्रम्प कुछ समय पहले सऊदी वगैरह गया था तो वहाँ से क्या करें, इन्वेस्टमेंट डील लेकर के आया था। तो वैसे ही हमारे भारत के जो पीएम मोदी जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग घूमने का शौक है, लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ देशों के पास जा कर के डील भी लॉक होती है, वहाँ से हम लोग क्या करें, बिजनेस ले करके आ रहे हैं। तो इस बार पीएम मोदी जी एक बहुत बड़ा बिजनेस ले करके आए हैं। जो पहले जापान हमारे देश के अंदर मात्र हर साल 2.6 से लेकर के 2.8 बिलियन डॉलर हमारे देश में इन्वेस्ट करता था, आज वो सीधा साधा डबल से ट्रिपल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे भारत देश के अंदर सालाना। और ये अमाउंट बढ़ चुका है 6.7 से लेकर के 6.8 बिलियन डॉलर का। पहले कितना था? 2.6 के आसपास। और ये जापान का पैसा लगेगा एआई सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, टेक्नोलॉजी में और डिफेंस कॉर्पोरेशंस में। इतना बड़ा पैसा ये खर्च करने वाला है। मतलब कि अब भारत का डिजिटल इंडिया जापान की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में मिल करके बनाएगा हमारा सुपर पावर इंडिया। और सच कहूँ तो इतना पैसा ना नेटफ्लिक्स ने भी इंडिया में कंटेंट पर अपना खर्च नहीं किया होगा, जितने एक सेकंड में जापान ने हमारे ऊपर लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। आखिरकार अब सवाल ये भी होता है खड़ा कि आखिरकार जापान इतना पैसा क्यों फेंक रहा है इंडिया की तरफ, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, और आखिरकार जापान अमेरिका से पंगा लेने के लिए कैसे तैयार हो गया भाई? क्योंकि जापान के ऊपर, उसके सर के ऊपर जो हाथ है ना, इस समय अमेरिका का है। बताऊंगा क्यों, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है। एक्चुअली क्या था कि यूएस और जापान के बीच में $550 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट होना था, एक एमओयू साइन होना था इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक डील लॉक होनी थी जो काफ़ी सालों से पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि ट्रम्प का इस समय झुकाव किसी और जगह जा रहा है, मतलब कि उनका दिमाग किसी और जगह जा रहा है। बस केवल आज किसके ऊपर टैरिफ लगाऊं, कौन सा नया दुश्मन अपना खड़ा कर दूं, अपने देश के अंदर ऐसे प्रकार टैरिफ के माध्यम से कैसे मैं महंगाई इंक्रीज़ करूं, इनका फोकस यहाँ जा रहा है। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपने देश के लंका लगाने में लगे पड़े हैं। जो इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 50%, इसका मतलब क्या है, हम अपने बढ़े हुए दाम में अब क्या करेंगे, उस प्राइस में जैसे ही हम सामान अमेरिका भेजेंगे तो अमेरिका के लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। हम कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं कि जो कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आई है वही सेम कॉस्ट में हम लोग वहाँ सामान भेज देंगे। ऐसा कोई देश नहीं करता। व्यापार का मतलब क्या होता है, अपना मार्जिन प्रॉफिट भी उसमें ऐड होता है। और अभी कुछ समय पहले अमेरिका की जनता ट्रम्प के खिलाफ खड़ी हुई थी सड़कों पर बड़ी मात्रा में, जो आपको घटनाएं तमाम याद होगी। और इस समय ट्रम्प का झुकाव वहाँ चल रहा है। तो जो जापान है, जापान के पास में इतना बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है, 550 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जो डील होनी थी, वो अमाउंट तो उसका ऐसे रखा हुआ है। तो वो उसमें से कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हमारे भारत देश के अंदर करने वाला है। और अगर कल हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया तो यहाँ पर उसके सामने, जापान के सामने खड़ा होगा एक बहुत ही बड़ा पार्टनर, जो आने वाले समय में जापान की हेल्प कर सकता है। तो जापान इस समय काफ़ी सोच समझ के कदम रख रहा है, यानी कि जापान ने अमेरिका को स्वाइप लेफ्ट कर दिया है और इंडिया को दे दिया है सुपर थैंक्स या फिर सुपर लाइक। वैसे जापान के लिए अमेरिका को इग्नोर करना, मैं अगेन बोलूँगा, इतना आसान टास्क नहीं है। बताऊँगा
इस वीडियो के एंड में, वैसे कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं फिलहाल पीएम मोदी जी के बारे में, इस यात्रा के बारे में। मोदी जी ने अपने ईस्ट एशिया टूर पर ये निकले हुए हैं। पहले ये जापान गए थे और आज के डेट में ये चीन में बैठे हुए हैं। जी हाँ, चीन में एक समिट है, उसके बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ में मुलाकात करेंगे, शायद वहाँ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट डील ये लोग लेके आए पीएम मोदी जी। लेकिन चीन का थोड़ा सा मतलब मुश्किल है हमारे देश के अंदर कुछ इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो अपने देश के अंदर क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है वहीं पर ही। केवल चीन का काम है सप्लाई करने का, बस देशों में माल को सप्लाई करने का। आप देखिए हमारा पूरा भारत जो है मेड इन चाइना से पटा हुआ है हर तरफ। काफ़ी सारे देशों में जो चीन है वो सामान की सप्लाई करता है, अपने देश के लोगों को रोज़गार देता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं कोई मोटा पैसा किसी और देश के उसमें लगाऊं और वहाँ के देश को मजबूत बनाऊं। सोचिए ना, आज़ादी इंडिया और चाइना की ईयर बिल्कुल सेम था आज़ादी का, आज वो कितनी बड़ी इकॉनमी बन चुका है लगातार। और इस समय भारत की सबसे बड़ी बैसाखी बन चुका है चीन, समझ कहूँ तो। हमारे देश में जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और वो आखिरकार इतने सस्ते दाम में कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सामानों का और दूसरे देश के अंदर भेज भी रहा है। और चीन के ऊपर हम लोग ज़्यादा विश्वास वैसे भी नहीं कर सकते हैं। गलवान घाटी में क्या क्या आपको अच्छे से पता होगा। और चीन जो है हमारे दुश्मन का सबसे बड़ा मित्र है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। तो अगर हमको संकट आता है तो एक बात तो तय है कि ये पाकिस्तान की हेल्प करेगा, भारत की हेल्प नहीं करने वाला। और हमने कई बार ट्राई भी करा है कि चीन को हम लोग थोड़ा समझाएं कि वो हमारा भरोसेमंद पार्टनर बन जाए। हमने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। सोचिए गलवान घाटी वाली चीज़ों को भी हम लोग भूल करके आज की डेट में हमने चीन के लिए टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। सोचिए ना एक बार, अभी कुछ समय पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें भी भर भर के चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। उस चीज़ को भी हम लोग भूल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ना है तो उससे तो बिजनेस को अगर बढ़ाना है और देश में जो आर्थिक मंदी आने वाली है उससे अगर हमको निपटना है तो हमको इन्वेस्टमेंट अदर कंट्री से अपने देश में करवाना होगा। और इसी शायद विचार से हमारे पीएम मोदी जी देश की यात्रा पे अभी निकले हुए हैं। अभी फिर दोस्तों मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और इंडिया और जापान सिर्फ अब दोस्त नहीं है बल्कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। काफ़ी क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप अब चलने वाली है। और इस विजिट में इंडिया जापान ने जो 2008 वाला जो हमारा सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था आपस में, वो अब अपग्रेड होगा। अब इस संधि के तहत क्या हुआ था कि हम दोनों देश मिल करके हमारी जो डिफेंस है, डिफेंस में जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आपस में उसके फॉर्मूले, ठीक है, उसके सभी स्टेप मैन्युफैक्चरिंग के वो आपस में शेयर करेंगे। अब उसकी स्पीड भी बढ़ने वाली है। और जो हमारे बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, दोनों मिलकर के जो भी डिफेंस की एक्सरसाइज करते हैं उसकी भी संख्या बढ़ने वाली है। और अगर ये जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ में मिल करके ये जो ड्रैगन है हमारे ऊपर चाहे जितनी भी आग उगले, इंडिया और जापान का ये जो कॉम्बो, जो पार्टनरशिप है, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में रंग लेके आने वाली है। क्योंकि इस समय जापान ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हमारे देश के अंदर वो स्टार्ट करेगा बुलेट ट्रेन। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये लेकर के आने वाला है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करेगा। मतलब कि मुंबई में कटिंग चाय आप ऑर्डर करो, कटिंग चाय पीते पीते चाय ठंडी होने से पहले ही आप पहुंच जाओगे सूरत। क्योंकि जापान की सबसे हायर स्पीड वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम है दोस्तों शिनकानसेन ट्रेन, जिसकी स्पीड है 320 किलोमीटर। कुछ ऐसी बुलेट ट्रेन ये यहाँ पे लेके आने वाला है। और सबसे बड़ी लंका लगेगी दोस्तों जो कैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओला उबर वालों के लिए। अब वार्निंग बेल बज चुकी है, क्योंकि ओला उबर भी ना अपने तरीके से कस्टमर के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहा था। मतलब कि जो राइड बुक कर रहा है, जो उसका कस्टमर है, उसी से वो टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। कभी कभी ये लोग एसी बंद कर देते हैं रनिंग राइड के अंदर, आज एसी ख़राब है, चलिए ठीक है, बीच में रनिंग राइड में ही वो अपना सीएनजी पीएनजी पेट्रोल सब भरवा रहे हैं। सोचिए कस्टमर का टाइम कुछ कीमती नहीं है क्या? सोचिए एक बार, ये सब चलता था। और इसके बाद में एक सबसे बड़ा धमाका किया है हम दोनों की पार्टनरशिप ने मिलकर के, वो धमाका किया है स्पेस के अंदर। क्योंकि हम दोनों जापान और इंडिया मिल करके दोनों लॉन्च करेंगे चंद्रयान 5 मिशन। और इस मिशन का जो मेन मोटो होगा, जो मकसद होगा लॉन्च करने का, वो होगा आपका चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का। और ये मिशन हमारा लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर 2026 में। 2025 काफ़ी हद तक दोस्तों बीत चुका है, केवल 4 महीने और बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम दोनों मिलकर के चांद की यात्रा करने वाले हैं, दोनों मिलकर के। और एक्चुअली जो हमारा ये जो आपका चांद पे पहुंचने वाले दुनिया के 4 देश कौन कौन से हैं, उनके नाम आप मुझको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट पक्का करिएगा।
और दुनिया के सिर्फ 4 देश हैं दोस्तों, यूएस, चाइना और रूस और इंडिया। अब इंडिया जापान का हाथ पकड़ करके उसको चांद की सैर करवाने वाला है। मतलब कि अब चांद पर भी इंडिया जापान का स्टार्टअप खुलने वाला है, हम चाहें तो ये कह सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जापान के इस डील के बाद में हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप सेक्टर भी स्टार्ट होगा। मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट हैं आने वाले 5 सालों में 5 लाख भारतीय वर्कर्स और स्टूडेंट जापान जाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। लेकिन जापान का फोकस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। अब कैरियर की अगर हम बात करें तो आज की दुनिया में सबसे हॉट स्किल वाला एरिया कौन सा है बताइए? आप भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, आप भी एजुकेटेड होंगे, आप भी जानते होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आने वाले समय में जॉब की सबसे अधिक संभावना बनने वाली है। थिंक अबाउट इट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डाटा साइंस की, क्योंकि भाई डाटा इज़ द न्यू ऑयल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, सब उसी तेल के व्यापारी हैं। सब अगर डाटा साइंटिस्ट की अगर संख्या बढ़ जाएगी इंडिया के अंदर तो देश काफ़ी मजबूत होगा। और डाटा साइंटिस्ट का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, फ्रेशर पैकेज होता है, वो कम से कम 5 लाख पर एनम का होता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो सैलरी पैकेज होगा वो इंक्रीज़ होते रहेगा। और 2026 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ डाटा साइंटिस्ट की जॉब आने वाली है, डाटा साइंस की जॉब रेज होने वाली है। मतलब कि जो अब तक बीटेक एमटेक करते थे, जो लोग जॉब के लिए भटकते थे, जो लोग ग्रुप डी की वैकेंसी भरते थे, सोचिए ना भारत में बेरोजगारी काफ़ी चरम पर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जॉब मेला लगा था जिसमें बड़ी मात्रा में बच्चे पहुंच गए और स्टार्टिंग में पहले ही दिन अफरा तफरी से मच गई थी। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो मतलब कि 1 करोड़ जॉब का सर्जन होना कोई दोस्तों आम बात नहीं है, लेकिन उसके लिए डाटा साइंस के क्षेत्र में आपको स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और यही इनिशिएट लिया है इस समय जापान ने हमारे भारत के युवाओं को लेकर के। तो दोस्तों एक बात तो साफ़ हो गई है कि इंडिया जापान की दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक रोज़गार को सर्जित करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। और पीएम मोदी जी की इस यात्रा के बाद इस यात्रा के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री पावर छुपी हुई है, स्पेस एडवेंचर छुपा हुआ है और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हमको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। बहुत कुछ ये लेके आए हैं। मतलब कि इंडिया जापान पार्टनरशिप एक ऐसा कॉम्बो पैक है जिसमें नेटफ्लिक्स प्रीमियम, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है वो अब हमको आने वाले समय में फ्री में मिलने वाले हैं। सोचिए, लेकिन इस हमारी इस डील के बीच में एक बहुत बड़ा डर भी छुपा हुआ है जो कुछ घंटों पहले ट्रंप ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको दे डाला है। एक्चुअली अमेरिका ने हाल ही में ये तय किया है कि वो टाइफून मिसाइल डिप्लॉय करेगा एशिया के एक देश के अंदर। अब वो कौन सा देश है उस देश का नाम इसने नहीं लिया है। वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, जापान हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। बट आपको क्या लगता है, क्या सच में इसकी धमकी को हमें सीरियस लेना चाहिए, ट्रंप की धमकी को, या फिर ट्रंप को हुर कर देना चाहिए? सस्ता नशा फूकता है बंदा ट्रंप। शाम को लाइट सॉन्ग कैमरा एक्शन स्टार्ट कर देता है, माइक ऑन होती है, तुरंत कुछ ना कुछ तो बोलना होता है इसको। बस क्या बोलूँ, चलो ठीक है कुछ ना कुछ बोलना है, चलो ये बोल देता हूँ, या फिर इसे हमें हल्के में लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? लेकिन अगर हम देखें ना, भारत और जापान के रिश्ते मैक्सिमम टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन बीच में कभी कभी ना अगर हम इतिहास में देखेंगे तो हमारे बीच में भी खटास आई है। परिवार में कहाँ खटास नहीं आती भाई, कहाँ पे असहमति मतभेद कहाँ पे नहीं होते? तो हम दोनों के बीच में भी हुए थे। और वो वर्ष था आपका 1998। जी हाँ, ये वही वर्ष था जिस समय हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरण में टेस्ट 2 किया था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो जापान ने नाराजगी जताई थी और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी इस देश ने लगाए थे, क्योंकि जापान जो है परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा विरोधी है। क्योंकि उस पर भी इसी परमाणु बम ने क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी को तबाह किया था। तब से जापान ने ठान ली है कि हम इस तरह के वेपन्स के हमेशा खिलाफ रहेंगे। और आज वर्तमान समय में ना जापान की खुद भी ऐसी स्थिति है कि अगर कोई भी देश इसके ऊपर बाहरी हमला कर दे तो जापान उस हमले को फेस नहीं कर सकता है। और आउटर हमले की सिक्योरिटी जापान ने प्रोवाइड करी है अमेरिका को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, आपको याद होगा 1945 में, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार या फिर इस हिरोशिमा नागासाकी के बर्बाद होने के बाद में जापान और अमेरिका के रिश्तों की असली शुरुआत हुई थी। क्योंकि ये तो तबाह हो चुका था जापान उस परमाणु हमले के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने जापान को पुनः निर्माण यानी कि अपने देश को रिकंस्ट्रक्शन करने में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियली मदद की थी और इसको एक बहुत बड़ा डिफेंस प्रोवाइड किया था कि तेरे ऊपर
कोई भी अन्य देश हमला अब नहीं करने वाला है। और इसका जो लोकतांत्रिक संविधान था उसको बनाने में भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अगर हम करंट सिनारियो देखें जापान और अमेरिका का सिक्योरिटी के हिसाब से, तो जापान के पास में कोई भी आक्रामक सेना नहीं है, कोई भी ऐसा इसके पास सेना नहीं है कि कोई बाहरी आक्रमण को इसकी सेना रोक पाए। ये बल्कि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखता है। अगर इंटरनल कोई क्राइसिस आता है, कोई अगर गृह युद्ध छिड़ता है तो जापान अपने दम पर इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर किसी बाहर के देश ने इसके ऊपर हमला कर दिया तो जापान कुछ नहीं कर सकता है। उस समय एक्टिव होगी अमेरिका की सेना, मतलब कि अमेरिका और जापान के बीच में सिक्योरिटी अलायंस हुआ था। और अमेरिका की करीब वर्तमान समय में 54,000 यानी कि 54,000 सेना जापान में तैनात है जो उसकी सिक्योरिटी प्रदान कर रही है। और जापान देखिए इस समय मतलब कि अमेरिका से पंगा लेकर के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ये होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस, ये होती है 56 इंच की छाती वाला सीना हम कह सकते हैं। सोचिए अगर हम वहीं देखेंगे इकॉनमी और ट्रेड के बारे में, देखिए ना अमेरिका जापान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? फर्स्ट में आपका है चीन। 2023 में दोनों देशों के बीच में मतलब कि यहाँ पर अमेरिका और जापान के बीच में 250 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हुआ था। जापान अमेरिका में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। और इसके अलावा जो जापानी कंपनियां हैं जैसे कि आपका टोयोटा कंपनी हो गई, होंडा हो गई, पैनासोनिक हो गई, अमेरिका में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और दोनों देश वर्तमान समय में एआई सेक्टर में, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज पर भी पार्टनर बने हुए हैं। इतने सारे क्षेत्र में दोनों का योगदान है, तो आखिरकार ये दोस्ती हमसे निभाएगा उससे निभाएगा, क्योंकि ट्रंप तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी देश हमारी मदद करे इस समय। क्योंकि जो हमारा परम मित्र था ट्रंप एक समय पहले, जिसके लिए जीत के लिए हमने सुबह शाम दिन रात एक कर दिया था, नमस्ते ट्रंप के हमने क्या इतने बड़े आयोजन किए थे जिसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए का इसके वेलकम में पैसा बहा दिया था। और हमारे भारत के मंदिरों में नमस्ते ट्रंप या फिर ट्रंप की जीत के लिए पूजा अनुष्ठान हुए थे। आज वही हमारा दुश्मन बन चुका है, या फिर हम उसके दुश्मन बन चुके हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तभी मैंने कहा ना कि हमेशा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हमको सोच समझ के चुनने चाहिए। और ये गलती हम लोग पहले कर चुके हैं एक बार, ट्रंप को अपना परम मित्र मान करके। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर वर्तमान की जो स्थिति आप देख रहे हो 50% का जो ये टैरिफ इसने हमारे ऊपर लगाया है ट्रंप ने, तो इससे उभरने के लिए, ठीक है, इस चैलेंज को फेस करने के लिए आप कौन से कदम उठाते हैं? वीडियो को पॉज करके स्टेप टू स्टेप हर अपने विचार, हर अपने स्टेप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।